Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakutia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and RGRF with All India rank 103. Today we are going to discuss about some historical facts related to the structure of DNA और न्यूक्लिक एसिड. अगर शुरू से बात करें पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और एक पैटर्न हमने जान लिया था कि न्यूक्लिक एसिड चेन का ओरिएंटेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और उनके बॉन्ड्स के बारे में बात की थी. तो अगर हम बात करें कि हिस्ट्री की 1868 में सर फ्रेडरिक मिशर हुआ करते थे एक साइंटिस्ट. उन्होंने क्या किया कि आइसोलेटेड द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ, मतलब उन्हें नहीं पता था जब उन्होंने आइसोलेट किया कि ये न्यूक्लिक एसिड है, बट एक मटेरियल उन्होंने न्यूक्लियस से निकाला एक सेल की, और उसको सब बायोकेमिकल टेस्ट लगाया उस मटेरियल पे, तो पाया कि भाई फॉस्फेट या फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड है, और उन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लीन, क्योंकि न्यूक्लियस से निकाला गया था फ्रेडरिक मिशर साहब ने. ठीक है. उसके बाद सन 1940 से 1940 में एवरी मैकलियड मैकार्थी, तीन आपस में मतलब साइंटिस्ट हुआ करते थे, अलग अलग जगह से थे. मतलब कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कि उन्होंने मेनली बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और उन्होंने पहले सोचा कि प्रोटीन होता होगा शायद जेनेटिक मटेरियल, फिर उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को लिया, इस तरह से एक और बायोमोलिक्यूल को लिया था. फाइनली दे कंक्लूडेड दैट दिस इज द न्यूक्लिक एसिड मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द विरुलेंस और नॉन विरुलेंस प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया. ठीक है. तो उन्होंने एक विरुलेंट और एक नॉन विरुलेंट स्ट्रेन ली थी. पहले उनके प्रोटीन एक्सचेंज करके देखे, फिर उनके न्यूक्लिक एसिड एक्सचेंज करके देखे, लाइक विरुलेंट से नॉन विरुलेंट में जब ऐड किया तो वो नॉन विरुलेंट भी विरुलेंस शो करने लगा था. इस तरह से पता चला कि अच्छा न्यूक्लिक एसिड एक कोई चीज़ होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन. कह सकते कि वो जेनेटिक मटेरियल था. बाद में क्या किया कि 1940 में ही एक और सर आए, चार्गफ, और उनके कुछ एक कलीग भी थे, चार्गफ उनका नाम था. ठीक है. उन्होंने एक दो चीज़ें भाई डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड को देखा, और मेनली जो नाइट्रोजनस बेस है उसके बारे में उन्होंने बड़ी ही स्पष्ट टिप्पणी की थी. उन्होंने क्या कहा कि भाई दिस कंपोजिशन ऑफ द नाइट्रोजनस बेसेस इन एनी न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज इज टोटली डिफरेंट. ठीक है. और उन्होंने एक और बात की, अगर फ्रॉम द सेम स्पीशीज अगर मेरे इस हाथ के टिश्यू से अगर निकाले जाए या मेरे लिवर से लिए जाए तो दिस कंपोजिशन विल रिमेन सेम, क्योंकि ये सेम इंसान से लिया जा रहा है. But and also this composition will not get affected with the age, with the environment, eating habit. इन सब से ये composition change नहीं होता है. अगर मेरे अकेले के अगर न्यूक्लिक एसिड निकाला जाए, डीएनए निकाला जाए, तो वो with age, with environment, with the surrounding and with the food habit it will not get affected. ठीक है. लेकिन मेरा अगर किसी और स्पीशीज से कंपेयर करेंगे तो हमारा नाइट्रोजनस बेस का कंपोजिशन टोटली डिफर करेगा. उसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि द समीशन ऑफ द प्यूरिन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ द पायरिमिडीन, दैट इज A plus G इज इक्वल्स टू T plus C. और ये बाद में बना चार्गफ रूल के तौर पर सामने आया. इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको याद करें. बहुत टफ नहीं होते अगर थोड़ा दिमाग लगाएं. तो परसेंटेज बेसिस होते हैं कि इतने परसेंट अगर A और T है तो G और C कितना होगा, इस तरह से इजी होते हैं. अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करिएगा, अगर इसकी भी कुछ हम डिटेल में मतलब कि इसके भी हम सॉल्व करेंगे कुछ एक, अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं या हेल्प करूं आपको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें. ठीक है. उसके बाद 1952 में आए हर्शे एंड चेज को भी लगा कि यार एक और स्टडी की जाए कि टू जस्ट कि भाई पता करने के लिए वाकई में न्यूक्लिक एसिड होता भी है कि नहीं होता. इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया ना लेके अकेला, इन्होंने वायरस दैट इज बैक्टीरियोफेज लिया, जो कि बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता था. इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज में और बैक्टीरिया लिया और कुछ एक मॉलिक्यूल को लेबल करना शुरू किया, और पाया कि भाई वाकई में न्यूक्लिक एसिड ही होता है जो आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है. ठीक है. क्योंकि वो बैक्टीरियोफेज जब अपने पहले होस्ट से कुछ न्यूक्लिक एसिड लेके गया, वो उसने दूसरे होस्ट में जब छोड़ा तो सेम कैरेक्टरिस्टिक वो दूसरा बैक्टीरिया भी शो करने लगा. तो इस तरह से हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद ही फाइनली टोटली कंफर्म हो गया था कि दैट न्यूक्लिक एसिड इज द मेजर जेनेटिक मटेरियल.
1952 में ही रोजालिंड फ्रैंकलिन एक मैम हुआ करती, एक साइंटिस्ट हुआ करती थी, बहुत इंटेलिजेंट थी और बहुत ही कम उम्र में बेचारी चली भी गई, क्योंकि इनका मेन जो इनकी एक्सपर्टी थी इट वाज ऑन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे रेडिएशन वगैरह इनको फुल टाइम अपना बिताना अच्छा लगता था अपने क्रिस्टलोग्राफी करते करते। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा डीएनए को एक्सरे, इन्होंने इस डीएनए को एक्सरे के क्रिस्टलोग्राफी में जब एनालाइज किया, एक्सरे पे इम्पार्ट की, तो क्या पाया कि एक्सरे डिफ्रैक्शन से इन्हें एक पैटर्न मिला, एक्सरे डिफ्रैक्शन से इन्हें एक पैटर्न मिला कि भाई ये जो डीएनए है इस तरह का एक पैटर्न इनको पाया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये डीएनए तो कुछ एक्स टाइप का शेप बना रहा है, कि दो स्ट्रैंड्स हैं जो कि आपस में क्रॉस कर रही हैं, क्योंकि सारा कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं करता, चार्ज मॉलिक्यूल रहते हैं तो वो कुछ डिफ्रैक्ट भी करते हैं। तो और इसको नाम दिया गया फोटो 5 एंड दिस इज द एक्चुअली एक्सरे डिफ्रैक्शन का आप किताबों में या गूगल पे भी करेंगे तो इसी तरह का स्ट्रक्चर उन्हें सामने आया। तो इससे ये पता चला कि it deduced that the DNA molecule is helical with 2 periodicity along the axis, as primary one of 3.4 angstrom and secondary is 334 angstrom। ये दो बात इन्होंने कही कि एक ये प्राइमरी एक्सिस के इर्द गिर्द ही हमारा डीएनए लिपेटा हुआ होता है, और प्राइमरी वन जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम एंड द सेकेंडरी वन इज 34 एंगस्ट्रॉम, मतलब 34 10 कुछ बेसेस इसमें पाए जाते होंगे न्यूक्लियोटाइड, इसलिए 34 एंगस्ट्रॉम हुआ। ठीक है, इन सब की कंबाइन स्टडी, सारे जितने भी फैक्ट्स चले आ रहे थे उनको कंबाइन किया वॉटसन एंड क्रिक ने और एक अपना ही नया मॉडल दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्होंने बस कंबाइन किया और नया मॉडल, थोड़ी बहुत स्टडी इन्होंने भी की थी। ठीक है, उनकी स्टडी, चलिए मैं अपने नोट्स जो मैं बनाती हूँ उससे ही मैं आपको बता देती हूँ इन्होंने क्या क्या किया। पहली चीज जो इन्होंने बोली, बाय कंबाइनिंग ऑल द अबव फैक्ट्स पोस्टुलेट, दे पोस्टुलेट अ 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड सेड दैट डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 हेलिकल चेन। ये फ्रैंकलिन मैम ने भी कहा था कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 हेलिकल चेन, है ना। देखिए, इज लाइक दिस, 2 हेलिकल चेन wound around the same axis with the right handed, एक ही एक्सिस के along ये वाइंड रहते हैं। ठीक है, with the right handed direction, hydrophilic backbone alternating deoxyribose and phosphate group are on the outside। हाइड्रोफिलिक बैकबोन जो होते हैं, मतलब कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है और शुगर है, दे आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द, मतलब कि ये डीएनए अगर ये है तो यहाँ पे बाहर की तरफ स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर ही तो पाया जाता है। और साइटोसोल या न्यूक्लियोप्लाज्म में कैसा हमारा वाटरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होता है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट और शुगर बाहर की तरफ रहते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो रहता है दैट रिमेन्स इनवर्ड। ठीक है, दूसरा बात उन्होंने कहा कि भाई फ्यूरेनोज पाया जाता है, प्यूरिन पिरामिडिन एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि बेसेस अंदर है तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टैक फॉर्म में अरेंज रहते हैं एंड दे फॉर्म अ माइनर एंड मेजर ग्रुप। ये देखिए, ये मेजर ग्रुप बनाता है और इधर ये देखिए माइनर ग्रुप बना रहा होता है। ठीक है, एंड जो मैंने इससे पहले जो 3.4 और 34 एंगस्ट्रॉम की बात की थी, वहां पे 10 बेस पेयर इन ईच कंप्लीट टर्न, जैसे कि मान लीजिए इस एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं और इसकी कितनी लेंथ रहती है, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो ये कुछ बातें उन्होंने सारे स्टडीज को कंबाइन करके अपना ही एक स्ट्रक्चर दिया जो कि कहलाया जेम्स वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, आगे हम लेक्चर्स में बात करेंगे, इससे भी और थोड़े वेरिएशन हुए कुछ एक डीएनए स्ट्रक्चर को लेके, और अलग अलग सबने कुछ थ्योरीज दी, कुछ मॉडल्स दिए। ये जो वॉटसन क्रिक मॉडल है वो मेनली बी डीएनए को जस्टिफाई करता है, मतलब बी डीएनए को एक्सप्लेन करता है। तो आज का अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप लोग लाइक नहीं करें, कमेंट नहीं करें, मैं बहुत उम्मीद के साथ
वीडियोस शेयर करती हूँ आप लोगों से, बहुत मेहनत करती हूँ एक एक चीज़ को अलग अलग जगह से लेके एक वीडियो में आप तक पहुँचाने की। प्लीज़ जितनी कोशिश मैं कर रही हूँ उतना थोड़ा बहुत प्यार आप भी दें, सो दैट मैं भी उतने ही फुल मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ती चलूँ। चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।